हम आपको लिए चल रहे हैं 65 साल पहले। अगस्त का दूसरा हफ्ता और साल था 1947 का। ऐसा वक्त भारत ने कभी नहीं देखा। काफी कड़े और मुश्किल फैसले लिए गए। भारत का बंटवारा हुआ, रियासतों ने कई चालें चली और उनकी सियासत देश को तोड़ने वाली थी। क्या कुछ हुआ पर्दे के पीछे और कैसे शक्ल मिली हिंदुस्तान और पाकिस्तान को, ये सब जानना बेहद जरूरी है। अंग्रेजों द्वारा अपनी महारानी को आखिरी चिट्ठी लिखी गई इंग्लैंड में। लिखने वाले थे लॉर्ड माउंटबेटन। चिट्ठी के अनुसार ब्रिटिश सरकार का ये आखिरी हफ्ता बेहद व्यस्त हफ्ता था। ऐसा समय अब से पहले कभी नहीं आया। हम सबसे मुश्किल भरे दौर में काम कर रहे थे। हर दिन नई समस्या हमारे सामने आ रही थी। गंभीर समस्या बाउंड्री कमीशन को लेकर थी। मुझे मालूम था कि सरहदों को लेकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान कभी राजी नहीं होंगे, इसलिए मैंने ये पूरा काम कमीशन को सौंप दिया था और इस सब से बाहर रहा। सरहदों को लेकर आखिरी 4 महीने में जो कुछ भी हुआ बेहद कड़वाहट भरा था। जिस कड़वाहट का माउंटबेटन जिक्र कर रहे हैं उसकी वजह है ये कागज। 15 अगस्त 1947 से पहले खींचा गया भारत का ये नक्शा, बंटा हुआ सा छोटे छोटे टुकड़े वाला हिंदुस्तान, जब कई रियासतें और कई राजा थे, सबकी अपनी अपनी हुकूमत थी। और ये वो नक्शा है जो हमें सत्ता सौंपते वक्त मिला, यानी आज़ादी के बाद भारत की सीमाओं को नापने वाला कागज। शायद इस नक्शे पर लकीर खींचना दुनिया के सबसे पेचीदा कामों में से एक रहा होगा। इसको बनाने का काम तब हो रहा था जब भारत को सत्ता की चाबी मिलने में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी था, और ये सब हो रहा था दिल्ली के ऐसे ही दिखने वाले एक छोटे से बंगले में। जिस शख्स को नक्शा बनाने का काम दिया गया उसका नाम था रेडक्लिफ। वो तब ब्रिटेन में जज थे। यहाँ रेडक्लिफ और उनकी टीम दिन रात कई फैसले ले रही थी। बार बार नक्शे बनाए और बदले जा रहे थे। दिल्ली का एक बंगला नए मुल्कों की तकदीरें तय करने वाला था। सिर्फ यहीं बैठे लोगों को मालूम था कि आने वाले भारत व पाकिस्तान के हिस्से में दरअसल क्या क्या आने वाला है। भारत और पाकिस्तान के नेता नेहरू व जिन्ना को तो सही खबर भी नहीं थी कि कैसा नक्शा बन रहा है। प्रॉब्लम्स आएंगे और बंटवारा कैसे होगा, दैट एक प्रांत का एक विलेज का बंटवारा किया जाएगा, करना पड़ेगा, ये जिन्ना ने खुद ने भी नहीं सोचा था। सो ये उनके लिए भी एक सरप्राइज, इट केम एज अ सरप्राइज टू हिम आल्सो। यहाँ हर पल पेंसिल अपना काम कर रही थी। रेडक्लिफ को पंजाब और बंगाल का बंटवारा करना था। यहाँ रहने वालों पर आने वाले भारत और पाकिस्तान का जबरदस्त दबाव था। शायद इसीलिए हर दिन 30 मील की सरहद खींचने का काम हो रहा था। ये काम जिस तेजी से चल रहा था उसी तेजी से ये कई गांवों को बीच में से काट रहा था। सरहदें बांटने की इस तेजी में खेत खलियान, गांव व फैक्ट्री सब उजड़ रहे थे। हर एक गांव और इंच जमीन के लिए दोनों तरफ के लोगों की अपनी अपनी दलीलें थीं। ये सिर्फ भौगोलिक दृष्टि से डिफिकल्ट था ऐसा नहीं है, हर एक चीज के पीछे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थी। सो व्हेन यू आर डिवाइड, आप जब भी बंटवारा कर रहे हो सिर्फ भूमि का बंटवारा नहीं कर रहे हो, एवरी टाइम यू आर डिवाइडिंग द फीलिंग्स ऑफ द पीपल। अब भारत और पाकिस्तान को बनाने के लिए नदी और पहाड़ों को सरहद मान लिया गया।
कहा जाता है कि अगस्त के पहले हफ्ते में बंगाल को बांटने का काम अपने आखिरी दौर में था, लेकिन इस इलाके के हिस्से करना इतना आसान नहीं था। एक तरफ 3.5 करोड़ मुस्लिम आबादी थी तो दूसरी तरफ 3 करोड़ हिंदू। गंगा और ब्रह्मपुत्र का किनारा उपजाऊ था और दोनों के लिए ही बराबर के मायने रखता था। लेकिन शायद इससे भी ज्यादा कठिन था उस सांस्कृतिक पहचान को बांटना जो हिंदू और मुस्लिम को एक करती थी। बंगाल के लोगों की बोली, रहन सहन, खाना पीना और यहाँ तक कि कवि भी एक ही थे। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज रिवर्ड इन बोथ। ऐसा नहीं कि ईस्ट बंगाल नहीं मानता था और वेस्ट बंगाल मानता था, या वेस्ट बंगाल मानता था और ईस्ट बंगाल नहीं मानता था। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ प्राइड ऑफ एंटायर बंगाल। सो ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को वो चाहते थे और मुसलमानों को नहीं मांगते थे, ऐसा नहीं है। सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज कल्चरली दे आर वन, religiously they may be different, but their language is one. East Bengal does not speak Urdu, remember. They speak Bengali. And therefore, their division was very, very difficult. दूसरी ओर पंजाब सबसे बड़ी चुनौती बन चुका था। मुस्लिम, हिंदू और सिखों की छोटी छोटी आबादियों को बांटना अब टेढ़ी खीर लग रहा था। स्वर्ण मंदिर अगर अमृतसर में था तो उसके दोनों तरफ मुस्लिम आबादी। ऐसा ही कुछ हाल ननकाना साहिब का भी था। यहाँ भी 1.5 करोड़ हिंदू, तकरीबन उतने ही मुस्लिम और 50 लाख सिख बसते थे। लाहौर में हिंदुओं की और सिखों की बहुत ज्यादा तादाद में ये थी, तो उनको ऐसे लगता, क्योंकि नानकाना साहब तो लाहौर के कुछ 40 किलोमीटर बाद में है और नानकाना साहब तो सिखों का बहुत सबसे बड़ा ये है, तो उनको लगता था कि ये तो जरूर भारत में ही जाएगा। करीब 18,000 छोटे बड़े गांव और शहर थे जिन्हें बांटने का काम रेड क्लिफ को करना था। नक्शे की हर एक लकीर किसी न किसी की जिंदगी बदलने वाली थी। वक्त बहुत कम था, इसलिए नक्शा बनाने वालों ने खुद को उस छोटे से बंगले में बंद कर लिया। 11 और 12 अगस्त की देर रात तक यहाँ काम चलता रहा। रेड क्लिफ अब तक समझ चुके थे कि वो इस आजादी का सबसे मुश्किल भरा काम कर रहे हैं। 13 अगस्त की सुबह रेड क्लिफ के सहायक ने वायसराय को 2 लिफाफे दिए। इन दोनों में आने वाले भारत और पाकिस्तान कैद थे। अब तक अंग्रेज फैसला ले चुके थे कि सीमाओं की असलियत वो 15 अगस्त तक किसी को नहीं बताएंगे। आखिरी वायसराय मानकर चल रहे थे कि अगर किसी को भी इनके बारे में भनक लग गई तो वो इन्हें मानने से इनकार कर देगा। वायसराय के आदेश पर इन दोनों लिफाफों को तिजोरी में रख दिया गया। ऐसा शायद ही किसी मुल्क के साथ हुआ हो कि जिस शख्स को बंटवारे का काम दिया गया हो वो दरअसल इस देश को जानता ही न हो। वो जुलाई 1947 का महीना था जब रेड क्लिफ भारत की जमीन पर आए। 2 देशों के बंटवारे के लिए उन्हें 2 मुस्लिम, 2 हिंदू और 1 सिख सलाहकार दिए गए, लेकिन वो नक्शे की हर बारीकी पर इतना लड़े कि आखिरकार रेड क्लिफ ने उनसे मिलना ही बंद कर दिया। रेड क्लिफ जानते थे कि अगस्त महीने में वो जो कुछ कर रहे हैं उसे बार बार इतिहास टटोलता रहेगा। रेड क्लिफ को एहसास हो चला था कि वो किसी को खुश नहीं कर पाएंगे। अपने दिल की बात उन्होंने अपने भतीजे को लिखी चिट्ठी में कही। मुझे मालूम है कि मैं पंजाब और बंगाल की जो सीमाएं बांट रहा हूं, उसे लेकर भारत में कोई प्यार नहीं करेगा। इस देश में करीब 8 करोड़ लोग हैं
जो अपनी शिकायतें लेकर मुझे ढूंढते रहेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। रेड क्लिफ को जो डर था वो सच साबित हुआ। नक्शे को लेकर एक तरफ कांग्रेस के नेहरू थे तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के लियाकत अली। बंगाल को बांटने पर जो रस्साकशी चली उसकी रिपोर्ट अब सार्वजनिक हो चुकी थी। नेहरू और पटेल चितगांव की पहाड़ी को लेकर दुखी हैं। वो यहाँ रहने वालों से वादा कर चुके थे कि उन्हें कभी पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे। मेरी सलाह थी कि इस सरहद के विवाद को लेकर बाद में दोनों सरकारें आपस में बात कर ले, लेकिन मुझे अफसोस है कि नेहरू और पटेल बहुत कड़वाहट महसूस कर रहे हैं। एक तरफ नेताओं के बीच कड़वाहट थी तो दूसरी तरफ मुहब्बों के सरहदों के बारे में जनता को कम पता है। अगस्त के इस हफ्ते में ये नक्शा आफत से कम कुछ भी नहीं था। अंग्रेजों का एक तबका कह रहा था कि दोनों मुल्कों के नक्शे 15 अगस्त के बाद खोले जाएं, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनकी दलील थी कि सरहदों के बारे में न बताने से हालात और बिगड़ सकते हैं। अब तक पंजाब भड़कने लगा था। कौन किस ओर जाएगा किसी को पता नहीं था। अपने हिस्से की जमीन को लेकर मारकाट शुरू हो चुकी थी। इसी फौज ने 7 अगस्त को एक रिपोर्ट भेजी जिसमें कहा कि सीमाओं का ऐलान किसी को खुश नहीं करने वाला, और 7 दिन बाद यानी 14 अगस्त को फौज के मुखिया ने कहा, सीमाओं का ऐलान न करने का मतलब है ज्यादा तनाव और मुश्किल। सरहदों की इस खींचतान के बीच अगस्त महीने की तारीखें जल्दी से बदल रही थी। हिंदुओं के लिए ये श्रावण मास है और मुसलमानों के लिए ये रमजान का महीना था। दोनों के लिए बहुत पवित्र महीने हैं, और ऐसे पवित्र महीनों में, मासों में भगवान का करने से पहले इन चीजों का सोचना पड़ रहा है। बोथ आर नॉट श्योर अबाउट देयर फ्यूचर। कौन कहां जाएगा, कैसे जाएगा, उनकी प्रॉपर्टी का क्या होगा, क्योंकि कैसे बंटवारा होने वाला ये घोषित नहीं किया। अभी ईद आनी बाकी थी। 19 जुलाई से शुरू हुआ महीना 16 अगस्त को खत्म होना था, लेकिन चारों तरफ तो बुरी खबरें थी। पारा लगातार चढ़ रहा था। अगस्त के दूसरे हफ्ते में भी गर्म हवाएं थी। बारिश का नामो निशान न था। जो हिंदू और मुस्लिम आबादी अभी इधर से उधर जाने की शुरुआत कर चुकी थी, उस पर भूख हावी थी। कैसे खुले भारत और पाकिस्तान की सरहदों वाले अक्षर, और उसके बाद क्या हुआ बताएंगे सिर्फ थोड़ी देर बाद।